अध्याय 8। रानी कुइयो। राजकुमारी ओज़मा ने स्थिति पर गंभीरता से विचार किया। फिर उसने अपनी छड़ी पर रुमाल बांधा और पानी के किनारे खड़ी होकर संकेत के तौर पर रुमाल को झंडे की तरह लहराया। कुछ समय तक उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी। डोरोथी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा। भले ही स्कीजर्स उस द्वीप पर हों और हमें देखें और जाने कि हम दोस्त हैं, लेकिन उनके पास हमें लेने के लिए कोई नाव नहीं है। लेकिन स्कीजर्स को नावों की ज़रूरत नहीं थी, जैसा कि लड़कियों को जल्द ही पता चल गया। क्योंकि अचानक महल के आधार पर एक छेद दिखाई दिया और उस छेद से स्टील का एक पतला शाफ्ट निकला, जो धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से पानी के पार उस जगह की दिशा में आगे बढ़ रहा था जहां वे खड़े थे। लड़कियों को ये स्टील की व्यवस्था एक त्रिभुज की तरह लग रही थी, जिसका आधार पानी के सबसे नज़दीक था। यह एक मिहराब के रूप में उनकी ओर आया, जो महल की दीवार से बाहर की ओर फैला हुआ था जब तक कि इसका अंत किनारे तक नहीं पहुंच गया और वहां रुक गया, जबकि दूसरा छोर अभी भी द्वीप पर था। फिर उन्होंने देखा कि यह एक पुल था, जिसमें चलने के लिए पर्याप्त चौड़ा स्टील का फुटपाथ था, और दोनों तरफ दो पतली गाइड रेल थीं, जो स्टील की सलाखों से फुटपाथ से जुड़ी हुई थीं। पुल काफी कमजोर लग रहा था और डोरोथी को डर था कि यह उनका वजन सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन ओज़मा ने तुरंत आवाज लगाई, चलो। और दोनों तरफ रेलिंग को मजबूती से पकड़ते हुए पुल पार करना शुरू कर दिया। इसलिए डोरोथी ने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे चल पड़ी। ओज़मा के 3 कदम चलने से पहले ही वह रुक गई और इस तरह डोरोथी को रुकने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि पुल फिर से हिल रहा था और द्वीप की ओर लौट रहा था। हमें आखिरकार चलने की जरूरत नहीं है, ओज़मा ने कहा। इसलिए वे अपनी जगह पर स्थिर खड़े रहे और स्टील के पुल को आगे बढ़ने दिया। वास्तव में पुल उन्हें कांच के गुंबद वाली इमारत में ले गया जो द्वीप को कवर करती थी, और जल्द ही उन्होंने खुद को एक संगमरमर के कमरे में खड़ा पाया जहां 2 सुंदर कपड़े पहने हुए युवक उनका स्वागत करने के लिए एक मंच पर खड़े थे। ओज़मा तुरंत पुल के अंत से संगमरमर के मंच पर आ गई, उसके पीछे डोरोथी भी आ गई, और फिर पुल स्टील की हल्की सी आवाज के साथ गायब हो गया और जिस खुले स्थान से वह निकला था, उसे संगमरमर की एक पटिया ने ढक दिया। दोनों युवकों ने ओज़मा को प्रणाम किया और उनमें से एक ने कहा, रानी कुइयो आपका स्वागत करती हैं, हे अजनबियों। महारानी अपने महल में आपका स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। आगे बढ़ो, ओज़मा ने गरिमा के साथ उत्तर दिया। लेकिन आगे बढ़ने के बजाय संगमरमर का मंच ऊपर की ओर बढ़ने लगा, उन्हें ऊपर एक चौकोर छेद के माध्यम से ऊपर की ओर ले गया जो ठीक उसमें फिट हो गया। एक पल बाद उन्होंने खुद को बड़े कांच के गुंबद के भीतर पाया जो लगभग पूरे द्वीप को कवर करता था। इस गुंबद के भीतर एक छोटा सा गांव था, जिसमें घर, गलियां, बगीचे और पार्क थे। घर रंगीन संगमरमर के बने थे, सुंदर ढंग से डिजाइन किए गए थे, जिनमें कई रंगीन कांच की खिड़कियां थीं, और गलियां और बगीचे अच्छी तरह से बनाए गए लगते थे। ऊंचे गुंबद के ठीक बीच में एक छोटा सा पार्क था जो चमकीले फूलों से भरा हुआ था, जिसमें एक विस्तृत फव्वारा था, और इस पार्क के सामने एक इमारत खड़ी थी जो बाकी इमारतों से बड़ी और ज्यादा भव्य थी। इस इमारत की ओर युवकों ने ओज़मा और डोरोथी को ले जाया। सड़कों पर और घरों के दरवाजों या खुली खिड़कियों पर पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे, सभी ने शानदार कपड़े पहने हुए थे। ये लोग ओज़ की भूमि के विभिन्न भागों में रहने वाले अन्य लोगों की तरह ही थे, सिवाय इसके कि वे खुश और संतुष्ट दिखने के बजाय बहुत गंभीरता या घबराहट के भाव लिए हुए थे। उनके पास सुंदर घर, शानदार कपड़े और भरपूर भोजन था, लेकिन डोरोथी ने तुरंत फैसला किया कि उनके जीवन में कुछ गड़बड़ है और वे खुश नहीं हैं। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन स्कीजर्स को उत्सुकता से देखा। महल के प्रवेश द्वार पर ओज़मा और डोरोथी की मुलाकात 2 अन्य युवकों से हुई, जो वर्दी में थे और उनके पास अजीबोगरीब हथियार थे जो पिस्तौल और बंदूक के बीच के थे, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं थे। उनके कंडक्टरों ने उन्हें प्रणाम किया और छोड़ दिया, और वर्दी पहने हुए 2 लोगों ने लड़कियों को महल में ले गए। एक सुंदर सिंहासन कक्ष में 1 दर्जन या उससे अधिक युवा पुरुषों और महिलाओं से घिरे हुए स्कीजर्स की रानी कुइयो बैठी थी।
वो एक लड़की थी जो ओज़मा या डोरोथी से बड़ी दिखती थी, कम से कम 15 या 16 साल की, और हालांकि वह बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए थी जैसे कि वह किसी बॉल में जा रही हो, लेकिन वह बहुत पतली और साधारण चेहरे की थी जो सुंदर नहीं लग रही थी। लेकिन जाहिर है कि रानी कुओ को इस तथ्य का एहसास नहीं था, क्योंकि उसके हाव भाव और व्यवहार से पता चलता था कि वह घमंडी और अभिमानी थी और अपने महत्व के प्रति बहुत सम्मान रखती थी। डोरोथी ने तुरंत फैसला किया कि वह कर्कश है और वह रानी कुओ को साथी के रूप में पसंद नहीं करेगी। रानी के बाल उतने ही काले थे जितनी उसकी त्वचा गोरी थी और उसकी आंखें भी काली थीं। जब उसने शांति से ओज़मा और डोरोथी को देखा तो उसकी आंखों में एक संदिग्ध और अमित्र भाव था, लेकिन उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, क्योंकि मैंने अपने जादुई दैवज्ञ से सलाह ली है, जिसने मुझे बताया कि एक अपने आप को राजकुमारी ओज़मा कहती है, जो उसकी भूमि की शासक है, और दूसरी उसकी राजकुमारी डोरोथी है, जो कैंसस नामक देश से आई है। मैं उसकी भूमि के बारे में कुछ नहीं जानता, और मैं कैंसस के बारे में भी कुछ नहीं जानता। क्यों, यह उसकी भूमि है? डोरोथी चिल्लाई, यह उसकी भूमि का एक हिस्सा है, वैसे भी, चाहे आप इसे जानते हो या नहीं। ओह, सचमुच? रानी कुओ ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। मुझे लगता है कि अब आप ये दावा करेंगे कि यह राजकुमारी ओज़मा, जो उसकी भूमि पर शासन कर रही है, मुझ पर शासन करती है। बेशक, डोरोथी ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रानी ओज़मा की ओर मुड़ी। क्या तुम ऐसा दावा करने की हिम्मत रखते हो? उसने पूछा। इस समय तक ओज़मा ने इस अभिमानी और तिरस्कारपूर्ण प्राणी के चरित्र के बारे में अपना मन बना लिया था, जिसका आत्मगौरव स्पष्ट रूप से उसे यह विश्वास दिलाता था कि वह स्वयं को अन्य सभी से श्रेष्ठ मानती थी। मैं यहाँ आपके महाराज से झगड़ने नहीं आई हूँ, उसकी शासक लड़की ने शांति से कहा। मैं क्या और कौन हूँ, यह अच्छी तरह से स्थापित है, और मेरा अधिकार परी रानी लूरलाइन से आता है, जिसके दल की मैं सदस्य थी जब लूरलाइन ने पूरे ओज को परिलोक बना दिया था। इस विस्तृत भूमि में कई देश और कई अलग अलग लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने अलग अलग शासक, राजा हैं, सम्राट और रानियां, लेकिन ये सभी मेरे कानूनों का पालन करते हैं और मुझे सर्वोच्च शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर दूसरे राजा और रानियां मूर्ख हैं तो मुझे इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है, कुओ ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। स्कीजर्स की भूमि में सिर्फ मैं ही सर्वोच्च हूँ। तुम ये सोचना ढीठपन है कि मैं तुम्हारा या किसी और का सम्मान करूँगा। कृपया अभी इस बारे में बात न करें, ओज़मा ने उत्तर दिया। आपका द्वीप खतरे में है, क्योंकि एक शक्तिशाली दुश्मन इसे नष्ट करने की तैयारी कर रहा है। फ्लैटहेड्स, मैं उनसे नहीं डरता। उनका सर्वोच्च तानाशाह एक जादूगर है। मेरा जादू उससे कहीं ज्यादा है। फ्लैटहेड्स को आने दो, वे अपने बंजर पहाड़ की चोटी पर कभी नहीं लौटेंगे। मैं इसका ध्यान रखूंगा। ओज़मा को ये रवैया पसंद नहीं आया, क्योंकि इसका मतलब था कि स्कीजर्स फ्लैटहेड्स से लड़ने के लिए उत्सुक थे, और यहाँ आने का ओज़मा का उद्देश्य लड़ाई को रोकना और दो झगड़ालू पड़ोसियों को शांति बनाने के लिए प्रेरित करना था। वो कुओ से भी बहुत निराश थी, क्योंकि सुडिक की रिपोर्ट ने उसे रानी को फ्लैटहेड्स की तुलना में अधिक न्यायप्रिय और सम्माननीय मानने के लिए प्रेरित किया था। वास्तव में ओज़मा ने सोचा कि लड़की अपने आत्मगौरव और दबंग तरीके से संकेतित होने की तुलना में दिल से बेहतर हो सकती है, और किसी भी स्थिति में उसे नाराज करने के बजाय उसकी दोस्ती जीतने की कोशिश करना बुद्धिमानी होगी। महाराज, मुझे युद्ध पसंद नहीं है, ओज़मा ने कहा। एमरल्ड सिटी में, जहां मैं हजारों लोगों पर शासन करता हूं, और एमरल्ड सिटी के नज़दीकी देशों में, जहां हजारों लोग मेरे शासन को स्वीकार करते हैं, वहां कोई सेना नहीं है, क्योंकि वहां कोई झगड़ा नहीं है और लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे लोगों के बीच मतभेद होते हैं, तो वे मेरे पास आते हैं और मैं मामलों का न्याय करता हूं और सभी को न्याय देता हूं। इसलिए जब मुझे पता चला कि उसके दो दूर के लोगों के बीच युद्ध हो सकता है, तो मैं विवाद को सुलझाने और झगड़े को सुलझाने के लिए यहाँ आया। किसी ने तुम्हें आने के लिए नहीं कहा, रानी कुओ ने कहा। इस विवाद को सुलझाना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम कहती हो कि मेरा द्वीपोस की भूमि का हिस्सा है, जिस पर तुम शासन करती हो, लेकिन ये सब बकवास है,
क्योंकि मैंने कभी उसकी भूमि के बारे में नहीं सुना, न ही तुम्हारे बारे में। तुम कहती हो कि तुम एक परी हो, और परियों ने तुम्हें आदेश दिया है मुझ पर। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं जो मानती हूँ वह ये है कि तुम एक धोखेबाज हो और मेरे लोगों के बीच परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ आई हो, जिन्हें संभालना पहले से ही मुश्किल होता जा रहा है। तुम दोनों लड़कियां शायद दुष्ट फ्लटहेड्स की जासूस भी हो सकती हो, जहां तक मुझे पता है, और शायद मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ये समझ लो, उसने गर्व से अपने रत्नजड़ित सिंहासन से उठकर उनका सामना करने के लिए कहा, मेरे पास किसी भी परी से ज्यादा जादुई शक्तियां हैं, और किसी भी फ्लटहेड से ज्यादा। मैं एक क्रुम्बिक चुड़ैल हूँ, दुनिया की एकमात्र क्रुम्बिक चुड़ैल, और मुझे किसी भी अन्य प्राणी के जादू से डर नहीं लगता। तुम कहती हो कि तुम हजारों पर शासन करती हो। मैं 101 स्कीजा पर शासन करती हूँ, लेकिन उनमें से हर कोई मेरे शब्द से कांपता है। अब जब ओज़मा ऑफ ओज़मा और राजकुमारी डोरोथी यहाँ है, तो मैं 103 विषयों पर शासन करूंगी, क्योंकि तुम भी मेरी शक्ति के आगे झुक जाओगी। इससे भी बढ़कर, तुम पर शासन करते हुए मैं उन हजारों पर भी शासन करूंगी, जिनके बारे में तुम कहती हो कि तुम उन पर शासन करती हो। डोरोथी इस भाषण से बहुत क्रोधित हुई। मेरे पास एक गुलाबी बिल्ली का बच्चा है जो कभी कभी ऐसे ही बात करता है, उसने कहा, लेकिन जब मैं उसे अच्छी तरह से पीटती हूँ तो उसे लगता ही नहीं कि वह इतनी बड़ी और ताकतवर है। अगर आप जानते कि ओज़मा कौन है तो आप उससे इस तरह बात करने से डरेंगे। रानी कुइयो ने लड़की को घमंड भरी नज़र से देखा। फिर वह फिर से ओज़मा की ओर मुड़ी। मुझे पता है, उसने कहा, कि फ्लटहेड्स कल हम पर हमला करने का इरादा रखते हैं, लेकिन हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, मैं तुम दोनों अजनबियों को अपने द्वीप पर बंदी बनाकर रखूंगी, जहां से तुम्हारे भागने की कोई संभावना नहीं है। वो मुड़ी और दरबारियों की टोली को देखा जो उसके सिंहासन के चारों ओर चुपचाप खड़े थे। लेडी ऑरेक्स, उसने एक युवती को अलग करते हुए कहा, इन बच्चों को अपने घर ले जाओ और उनकी देखभाल करो, उन्हें भोजन और आवास दो। तुम उन्हें ग्रेट डोम के नीचे कहीं भी घूमने की अनुमति दे सकती हो, क्योंकि वे हानिरहित हैं। जब मैं फ्लटहेड्स का ध्यान रख लूंगी, तब मैं सोचूंगी कि इन मूर्ख लड़कियों के साथ आगे क्या करना है। वो अपनी सीट पर बैठ गई और लेडी ऑरेक्स ने झुककर नम्रतापूर्वक कहा, मैं आपकी महाराज की आज्ञा का पालन करती हूँ। फिर उसने ओज़मा और डोरोथी से कहा, मेरे पीछे आओ, और सिंहासन कक्ष से बाहर जाने के लिए मुड़ी। डोरोथी ने ये देखने के लिए देखा कि ओज़मा क्या करेगी। उसे आश्चर्य हुआ और थोड़ी निराशा भी हुई। ओज़मा ने मुड़कर लेडी ऑरेक्स का पीछा किया, इसलिए डोरोथी उनके पीछे पीछे चली गई, लेकिन रानी कुइयो की ओर एक विदा, अभिमानी नज़र डाले बिना नहीं, जिसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था और वह नापसंदगी भरी नज़र नहीं देख पाई।